कंसिडरिंग द सेम फॉर्मुलेशन अगर आप ये देखें तो यहाँ पर आपके पास एक nth ऑर्डर जो है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। ऑन राइट हैंड साइड आप देखें तो a एंड डिफरेंशिएशन टू द पावर n ct है, फिर an-1, ये an-1 a नॉट इस इक्वेशन में, सिमिलरली bm-1 b नॉट, ये सारे जो हैं ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये जो d's हैं d by dt ये सारे डिफरेंशिएशंस हैं। तो अगर आपके पास टाइम डोमेन में, इफ़ यू लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, तो टाइम डोमेन में अगर आपके पास nth c का डेरिवेटिव है, कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें c की जगह आपने cs लिख दिया है, यानी जो भी उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और डेरिवेटिव की जगह आपने क्या लिखा, s, और डेरिवेटिव का पावर वहां पर n था, तो इक्वेशन नंबर 2 में भी डेरिवेटिव का पावर क्या है, n, और जो an है वो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट एज इट इज अ लीनियर सिस्टम, राइट। अगर आप टाइम डोमेन में कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी मल्टीप्लाई होती है, अगर टाइम डोमेन में कोई चीज ऐड करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी वो ऐड होती है। सो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, टाइम डोमेन में a एंड d डेरिवेटिव टू द पावर टू द ऑर्डर n ct प्लस an-1 डेरिवेटिव टू द ऑर्डर n-1 ct एंड सो ऑन। अगर आप देखें नीचे जो सेकंड इक्वेशन है उसमें आपके पास an s टू द पावर n cs प्लस an-1 s टू द पावर n-1 cs। सो ct की जगह cs लिख दिया है, डेरिवेटिव की जगह आपने s लिख दिया है, और कोफिशिएंट एज इट इज आ जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड, इक्वालिटी की राइट हैंड साइड को टाइम डोमेन में देखें तो bm d टू द पावर m या डेरिवेटिव टू द पावर m rt है, तो rt की जगह क्या आ जाएगा सेकंड इक्वेशन में, जो नीचे इक्वेशन है जो s डोमेन में, rt की जगह rs आएगा, t बाई dt टू द पावर m की जगह s टू द पावर m आएगा, और जो कोफिशिएंट bm है वो कोफिशिएंट एज इट इज bm ही आ जाएगा। सिमिलरली एडिशन हो रही है टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी एडिशन हो रही है, s डोमेन में भी एडिशन हो रही है, और d टू द पावर जो नेक्स्ट एडिटिव सम ऑफ प्रोडक्ट है, अगर आप उसको देखें तो वो क्या है, rt, तो rs यहाँ पर आ गया, डेरिवेटिव टू द पावर m-1 है तो यहाँ पर s टू द पावर m-1 आ गया, और bm-1। सो दिस इज योर डेरिवेशंस। और इसके साथ साथ जो है अगर आप फॉर्मूले को देखें तो डेरिवेटिव इन टाइम डोमेन इज एक्सिस मल्टीपल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लस इनिशियल कॉन्स्टेंट्स। तो यहाँ पर जो है इनिशियल कंडीशन टर्म्स जो हैं वो भी साथ में ऐड होती हैं, अगर हों, अगर ना हो, अगर इनिशियल कंडीशन जीरो यानी कैपेसिटर पहले से डिस्चार्ज है तो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, जीरो, तो इस केस में फिर जीरो आएगा, सो दैट मीन्स नो एडिशन। एग्जाम्पल को यहाँ पर कंटिन्यू किया गया है, जो cs था राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वालिटी से cs कॉमन ले लिया है, राइट हैंड साइड से rs कॉमन ले लिया है। rs और cs जब हमने कॉमन ले लिया है उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की है, दैट इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। आउटपुट क्या थी cs, इनपुट क्या थी rs, सो आउटपुट cs डिवाइडेड बाय rs, ठीक है। और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या आया, जो इनपुट के सारे कोफिशिएंट्स थे वो न्यूमरेटर में आ गए, जो आपके पास आउटपुट के सारे कोफिशिएंट्स थे वो डिनोमिनेटर में आ गए। इफ यू रिमेंबर मैं इम्पिडेंस को ले रही हूँ, ठीक है, या मैं ट्रांसफर फंक्शन को ले रही हूँ, इम्पिडेंस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। तो इम्पिडेंस क्या होती थी, फेजर आउटपुट डिवाइडेड बाय फेजर इनपुट। अब यहाँ पर इम्पिडेंस नहीं, यहाँ पर आउटपुट और इनपुट है। सो यहाँ पर अगर आप देखें आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है, फेजर आउटपुट डिवाइडेड बाय फेजर इनपुट, सो या फ्रीक्वेंसी आउटपुट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इनपुट, सो cs डिवाइडेड बाय rs। तो व्हाट इज g of s, g of s इज योर ट्रांसफर फंक्शन। एंड अगर आप इक्वालिटी की राइट हैंड साइड पे देखें तो जो b नॉट्स हैं, bm bm-1 b नॉट, b's जो हैं सारे कोफिशिएंट्स किसके हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं इनपुट के। जो an-1 अप टू a नॉट, ये सारे कोफिशिएंट्स किसके हैं, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं आउटपुट के। ये जो sm-1 ये सारे डिले यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली sn-1 ये फीडबैक डिलेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एग्जाम्पल नंबर 2.4, ये आपकी बुक से एग्जाम्पल ली गई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो dct डिवाइडेड बाई dt प्लस 2ct इज इक्वल टू rt, ये आपके पास जो है एक प्रॉब्लम है।
अगर आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो डी डेरिवेटिव ऑफ सी टी की जगह आप क्या लिखेंगे, एस सी एस, और सी टी की जगह आप क्या लिखेंगे, सी एस प्लस टू एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू आर एस। अब यहाँ पर हम इनिशियली एज्यूम करें कि ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, इसलिए यहाँ पर जो है कांस्टेंट फैक्टर्स एडेड नहीं है। अगर आप इसमें से सी एस कॉमन ले तो आपके पास क्या आएगा, एस प्लस टू, और राइट हैंड साइड पे आर एस वैसे ही 1 है। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस टू आ जाएगा, तो आपका ट्रांसफर फंक्शन क्या है, इट इज 1 डिवाइडेड बाय एस प्लस टू। जी आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स उठाते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश योर मेमोरी। वी हैव टू काइंड्स ऑफ कंपोनेंट्स दैट वी नॉर्मली हैव, दैट दोज आर पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। और जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं हमारे पास वो कंपोनेंट्स हैं जो एडिशनल एनर्जी नहीं इंट्रोड्यूस करवाते, जबकि जो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं हमारे पास जो कि एडिशनल एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, introduces some form of energy such as amplifiers, ठीक है। और resistor, capacitive, inductors जो हैं they are basically passive elements। बेसिकली पैसिव एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया गया है, उनकी रिएक्टेंस या ससेप्टेंस एक्सप्लेन की गई है, ठीक है, यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। सो इन केस ऑफ कैपेसिटर यू नो कि एनर्जी इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ चार्ज, ठीक है, और फिर आउटपुट हमारे पास करंट होती है। सो दैट्स वाई इट कैन बी आई इज इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, जो कि आपके पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में दिया गया है, ठीक है। अगर आप इन केस वोल्टेज का आउटपुट ले रहे हैं तो फिर डेफिनेटली you come to the first row second column where v is equal to 1 over c integral of I of t, ठीक है, या I of tau। फॉर्मुलेशन you know everything about it already। अच्छा, अब अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो दैट विल बी 1 ओवर सी एस, और अगर हम सब्सटेंस की बात करें तो दैट विल बी सी एस। सिमिलरली रेजिस्टर जो है वो एक नॉन स्टोरेज एलिमेंट है, तो इसमें ना इंटेग्रल यूज होता है ना डिफरेंशिएशन यूज होती है, इट्स जस्ट अ लिनियर रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो इस केस में आपके पास जो रिएक्टेंस है वो आर है और जो सब्सटेंस है वो 1 ओवर आर है। देयर इज नो एस, देयर इज नो डेरिवेटिव। इंडक्टर में एल डी आई बाई डी टी का रिलेशनशिप होता है, इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ करंट एंड देन इट प्रोड्यूसेस वोल्टेज, ठीक है जी। और आपके पास जो रिएक्टेंस है वो एल एस है, डेरिवेटिव की जगह एस आ गया, और एल जो है इट्स अ कांस्टेंट एलिमेंट। अगर आप रिएक्टेंस ले रहे हैं यानी आप करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज ले रहे हैं तो देन इट विल बी द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। Let's take a simple example of an RLC circuit जिसमें now RLC circuit, because there are two storage elements, one is the inductor, one is the capacitor, so it's a second order equation from the combination of your inductors and capacitors you can always state कि ये कौन से order का circuit है। अच्छा जी, यहाँ पर वही आरएलसी सर्किट जो है सीरीज आरएलसी सर्किट शो किया गया है। अगर आप डायग्राम को देख रहे हैं तो जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उस पर टाइम डोमेन की का डायग्राम है, और जो राइट हैंड साइड है वह यहाँ पर लैप्लास रिप्रेजेंटेशन है, फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन है। वी ऑफ एस की जगह वी ऑफ टी की जगह आपने वी ऑफ एस लगा दिया है, एल की जगह आपने एल एस लगा दिया है। सो बेसिकली इंडक्टर की रिएक्टेंस एल एस है, कैपेसिटर की 1 ओवर सी एस है, और वही रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। अगर इस सीरीज सर्किट को हम देखें तो इसमें जो सोर्स है वो VT है और जो ड्रॉप्स है वो VL, VR और VC है, दैट इज अक्रॉस द इंडक्टर, अक्रॉस द रेजिस्टर एंड अक्रॉस द कैपेसिटर। और अगर हम इस पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं तो V ऑफ टी इज इक्वल टू VL ऑफ टी प्लस VR ऑफ टी प्लस VC ऑफ टी आएगा टाइम डोमेन में। इक्वेशन नंबर जो एक ही इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 जो थी आपके पास स्लाइड नंबर 17 में, अगर हम उसमें VL, VR और VC की वैल्यूज को इंजेक्ट करें तो आपके पास ये जो पहली इक्वेशन स्लाइड नंबर 18 यानी करंट स्लाइड में आ रही है वो एल डी आई बाई डी टी VL की वैल्यू है, VR की वैल्यू R I ऑफ T है, और VC की वैल्यू 1 ओवर C इंटेग्रल ऑफ I ऑफ T है। And the sum of all these voltage drops will be equal to the total voltage source।
अच्छा जी, अब आपके पास हमें पता है कि आई ऑफ टी क्या है। आई ऑफ टी जो है वो रेट ऑफ चेंज, करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आई ऑफ टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी रिप्रेजेंटेशन दी गई है। तो अगर आप आई ऑफ टी को डी क्यू बाई डी टी से रिप्लेस करें तो इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास जो एल डी आई बाई डी टी था जो इक्वेशन नंबर 1 में था, वो अब एल डी डी टू बाई डी टू ऑफ क्यू टी बन जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ क्यू ऑफ टी बन जाएगा। सिमिलरली आई ऑफ टी जो है, जो आर आई ऑफ टी था वो आर डी डी क्यू बाई डी टी बन जाएगा, और सिमिलरली जो 1/c था, जो कैपेसिटेंस की वोल्टेज थी, वो 1/c क्यू बन जाएगी इज इक्वल टू वी ऑफ टी। अब जो आउटपुट है और इनपुट है, अगर आप उन दोनों की और वैल्यूज को इंजेक्ट करें, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इस वक्त Q ऑफ टी की वैल्यू को इंजेक्ट करें तो Q ऑफ टी क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इट इज कैपेसिटेंस इनटू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर। अगर आप वो वैल्यू यहाँ पर इंजेक्ट करें तो फर्दर इक्वेशन मॉडिफाई होती है, ठीक है, और आपके पास आर एल सी वाली इक्वेशन बनती है। और आर एल सी वाली इक्वेशन में आपने कैपेसिटेंस वगैरह की वैल्यू पुट की सारा, और अब आप इसमें से वी सी ऑफ टी को कॉमन लें। सिमिलरली वी सी ऑफ टी आपका क्या हो जाएगा, दैट वी सी ऑफ टी इज योर आउटपुट, और वी ऑफ टी क्या है, ये आपकी इनपुट वोल्टेज है। सो कैपेसिटर के अक्रॉस आपकी वोल्टेज आउटपुट आ रही है, और जो इनपुट वोल्टेज है वो वी ऑफ टी है। आपने लप्लास इक्वेशन लगाई, आपके पास डेरिवेटिव की जगह एस आ गया, तो एल और आपने वी सी एस कॉमन लिया, तो आपके पास जो इक्वेशन आती है एल सी एस स्क्वायर प्लस आर सी एस प्लस 1 और इंटू वी सी ऑफ एस इज इक्वल टू वी एस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट के अक्रॉस के थ्रू आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ये आपका ट्रांसफर फंक्शन बनेगा, और इस ट्रांसफर फंक्शन को आप एज अ ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर इनपुट इज वी ऑफ एस, आपके पास ट्रांसफर फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन के साथ वी ऑफ एस मल्टीप्लाई होता है, तो आपके पास आउटपुट वी सी ऑफ एस जनरेट होती है। इसी एग्जाम्पल को अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि भाई मैं इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन नहीं देखना चाह रहा, बल्कि मैं सिर्फ करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस केस में आप सिंपली डायरेक्ट जो है लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपनी बेसिक इक्वेशन पे, ठीक है, जो हमने बेसिक पहली इक्वेशन निकाली थी, दैट इज एल डी आई बाई डी टी प्लस आर आई ऑफ टी प्लस 1/c इंटेग्रल ऑफ आई ऑफ टी, दैट इज in voltage drop across inductor plus voltage drop across resistor plus voltage drop across capacitor। सिंपल, अगर आप इसको सिंपल सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली इस इक्वेशन को, बजाय इसके कि आप आई ऑफ टी की वैल्यूज पुट करें और आप जो है वो फिर क्या कहते हैं उसे, चार्ज की वैल्यूज पुट करें, देयर इज नो नीड फॉर दैट। अगर आप सिंपल वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं, आप डायरेक्ट लप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, और आपकी इनपुट क्या है आई ऑफ एस, आपकी आउटपुट क्या है वी ऑफ एस, आई ऑफ एस डिवाइड बाई वी ऑफ एस, ये आपको क्या दे रहा है इस वक्त, ये आपको ससेप्टेंस दे रहा है, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन में अगर आई ऑफ एस की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो यू कैन अगेन गो बैक टू द सेम इक्वेशन वेयर यू आर टेकिंग द वोल्टेज आउटपुट डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनपुट। दीज आर ऑल सिंपल ट्रिक्स। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन है, रिमेंबर ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ इम्पिडेंस नहीं होती, ट्रांसफर फंक्शन सिर्फ ससेप्टेंस नहीं होती, ट्रांसफर फंक्शन कैन बी वोल्टेज गेन, ट्रांसफर फंक्शन कैन बी करंट गेन, वोल्टेज टू वोल्टेज आउटपुट जो आपके पास होती है, या वोल्टेज टू वोल्टेज रेशो, दैट इज अ ट्रांसफर फंक्शन, करंट टू करंट रेशो, that is also a transfer function, current to voltage, that is also a transfer function, voltage to current, that is also a transfer function. So you can have any representation that you want, and you can represent your transfer function using Laplace transforms.